Welcome to all of you students in the new session of your online doubt and discussion session. Myself Dr. S.K. Singh teach you biology at your tongue. Students, प्रीवियस कुछ लेक्चर्स के थ्रू एक हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की थी। आप सबको पता है कि एवरी डे एट 7 PM ऑन यूट्यूब मैं आपसे लाइव मिलता हूं, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूं जो क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल हैं इस साल आने वाले अपकमिंग नीट एग्ज़ाम के लिए। हम लोगों ने एक ऐसी सीरीज शुरू की थी जिसमें कि टोटल मोर देन 90 क्वेश्चंस ऐसे डिस्कस करेंगे जिसके अंतर्गत या जिस टॉपिक पर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, उसी पैटर्न से संबंधित और हूबहू उसी तरह के क्वेश्चंस सस्पेक्टेड हैं आने के लिए, प्रोबेबल है आने के लिए अपकमिंग नीट एग्जाम में। आपको सिर्फ क्या करना है, अपनी तैयारी पर पूरा फोकस करना है। पहले भी मैं बता चुका हूं, कोई गारंटी नहीं ले सकता कि कौन सा क्वेश्चन आएगा। हाँ, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, किस तरह उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, कैसे उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ये मैं आपको बता रहा हूं। कैसे ऑनलाइन लाइव क्लासेस से फ्रॉम शिवानुजा ट्यूटोरियल्स, क्योंकि मेरी ये कोशिश और आपका सपना डॉक्टर बनने का विथ मोर देन 700 मार्क्स इन नीट एग्जाम एंड मोर देन 350 मार्क्स इन बायोलॉजी, और ये बहुत आसान है, आ जाएगा, ज़रूर आएगा। बस कोशिश जारी रखिए और क्वेश्चन सीरीज़ पर आ जाइए। स्टूडेंट्स, जिस क्वेश्चन सीरीज़ को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उस क्वेश्चन सीरीज में आज हम लोग 5th एस्पेक्ट पर पहुँचे हैं, 5th 5वें पड़ाव पर पहुँच चुके हैं, 5th स्टेज पर। और मैंने बोला था कि आपको समय कम लेना है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस को मोर एंड मोर सॉल्व करना है इन ए शॉर्ट ड्यूरेशन। बहुत कम समय का प्रैक्टिस सेशन मैंने रखा है। आपको पेन और पेपर ले लेना है, क्वेश्चंस के आंसर्स या क्वेश्चन को दिमाग में बैठाना है। जैसे ही जो आंसर आपको समझ में आ जाता है उसको टाइप करके मेरे पास भेजते जाना। मैं सभी को आप लाइव आंसर दे रहा हूं। किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, अगर मेरे इस क्वेश्चन को आप पिछले कुछ टर्म्स देख रहे होंगे तो आपको लग रहा हो कि एग्जैक्टली यही पैटर्न तो था नीट का। अरे वही था तो ये आने वाले समय का भी नीट एग्जाम का पैटर्न यही रहेगा, इसे कुछ नहीं बदलेगा। तो आइए प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, और आंसर भी मेरे फ्रेम ऑफ रीडिंग के कंप्लीट होते होते आ जाना चाहिए। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बायोम रिप्रेजेंट ग्रासलैंड। एनसीईआरटी में एक डायग्राम बनाया गया है, ये डायग्राम है, और उस डायग्राम में दो एक्सिस है, एक्स और वाई एक्सिस, और इस एक्सिस के अकॉर्डिंग एक तरफ मीन एनुअल टेम्परेचर बताया जा रहा है और एक तरफ मीन एनुअल प्रिसिपिटेशन दैट मीन्स रेनफॉल बताई जा रही है। ध्यान से देखिए, मीन एनुअल रेनफॉल, रेनफॉल मतलब बारिश, प्रिसिपिटेशन, और इसमें से एक एक्सिस पर ये जो क्या दिखा रहा है कि टेम्परेचर दिखा रहा है -15 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस का एवरेज टेम्परेचर है। ज़्यादा कम हो सकता है बट ये एक मीन एवरेज टेम्परेचर है, पूरे साल भर का निकाला गया। और इस टेम्परेचर और इस एनुअल रेनफॉल के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया में अलग अलग तरह के बायोम प्रेजेंट होते हैं, और उन बायोम में से आपको पहचान करनी है किस बायोम की, तो ग्रासलैंड बायोम की। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने है, एक बायोम ये है, एक ये है, एक बीच से ऐसे जा रहा है, फिर एक लार्ज स्केल का है, एक बिल्कुल फ्लैट जा रहा है। दिख रहे हैं ना आप लोग। तो आप देखिए ये पहला वाला बायोम ए रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तीसरा ये बड़ा वाला थोड़ा बैक साइड से ओवरलैप करता है, ये इसका नाम डी है, और जो फ्लैट ऐसे सीधे जा रहा है ये सी बायोम है। आपको बताना है कि ए, बी, सी और डी में से कौन सा बायोम ग्रासलैंड बायोम को रिप्रेजेंट करता है। स्टूडेंट्स जल्दी से काउंटडाउन शुरू कर देते हैं। स्टार्ट कर दिया हमने काउंटडाउन। 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1। ग्रासलैंड बायोम
क्या होता है भाई, मीन एनुअल टेम्परेचर इसका क्या होना चाहिए? तो इसका मीन एनुअल टेम्परेचर होता है 0 डिग्री से लेकर के 25 डिग्री तक। अगर ग्रासलैंड है तो एनुअल टेम्परेचर 0 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में लाई करेगा। कहीं नोट कर लीजिए, मीन एनुअल टेम्परेचर 0 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में लाई करेगा ग्रासलैंड का। मीन एनुअल प्रिसिपिटेशन कितना होना चाहिए इसका? तो इसका होता है 25 से 100 सेंटीमीटर पर एनम, 25 से 100। तो अब देखिए 0 से लेकर के 25 के बीच में तो ए नहीं आ रहा है, क्या आ रहा, बी आ रहा है। क्यों? क्योंकि बी का टेम्परेचर भी अगर आप प्रिसिपिटेशन देखिए तो ये 100 के बीच में ही आएगा, 50 से 100 के बीच में। तो ए रिप्रेजेंट करेगा? नहीं करेगा। क्या सी करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। क्या डी करेगा? ये तो हो ही नहीं सकता। तो बचा क्या, बी। ये बी वाला जो बायोम है, यह बायोम किसको रिप्रेजेंट करेगा? ग्रासलैंड को करेगा। और अगर एनसीईआरटी के डायग्राम को आप देखेंगे ना तो आपको आंसर वैसे भी याद हो जाएगा बिना रेन और प्रिसिपिटेशन को देखते हुए कि बी बायोम जो होता है यह ग्रासलैंड बायोम को रिप्रेजेंट कर रहा है बनाए गए डायग्राम के अकॉर्डिंग। पहला क्वेश्चन क्लियर कि कौन सा बायोम, और ये क्वेश्चन देखिए मोस्ट प्रोबेबल है अपकमिंग नीट एग्जाम के लिए, तो इसलिए इसको याद रखिएगा कि मीन एनुअल टेम्परेचर और मीन एनुअल प्रिसिपिटेशन के अकॉर्डिंग ग्रासलैंड का बायोम कौन सा होगा? बी होगा। बाकी बायोम को भी आप याद कर सकते हैं और कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा, कोई ना कोई क्वेश्चन इस पर आधारित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन को देखिए, क्या इधर है? नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 तो नीचे है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है भाई? कह रहा है कि सक्सेस ऑफ मैमल्स आर लार्जली ड्यू टू, इस धरती पर जो मैमल्स हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल जीवन क्यों व्यतीत कर रहे हैं? कारण क्या है? सक्सेस ऑफ मैमल्स आर लार्जली ड्यू टू, क्यों होते हैं? तो देखिए ऑप्शन आपके सामने क्या है, थर्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन, बोथ 1 एंड 2। क्या ये दोनों है? टेम्परेचर का रेगुलेशन इनके अंदर होता है, ऑस्मोटिक बैलेंस, ऑस्मोरेगुलेशन की प्रक्रिया को ये मेंटेन कर लेते हैं अलग अलग। क्या केवल थर्मोरेगुलेशन, क्या केवल ऑस्मोरेगुलेशन, या दोनों इनके अंदर होता है, या फिर ये कन्फर्मेशन शो करते हैं? तो मैमल्स क्या कन्फर्मेशन शो करते हैं? क्वेश्चन तो ये है ना, आंसर है नहीं करते। तो मैमल्स क्या करते हैं? मैमल्स थर्मोरेगुलेशन भी शो करते हैं और मैमल्स ऑस्मोरेगुलेशन भी शो करते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर थर्ड होगा, बोथ A1 एंड 2। दैट मीन्स सक्सेस ऑफ मैमल आर लार्जली ड्यू टू, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी की लाइन है यार ये, कि मैमल्स का सक्सेसफुल जीवन इस धरती पर इसलिए है क्योंकि ये मैमल्स थर्मोरेगुलेशन और ऑस्मोरेगुलेशन दोनों की प्रॉपर्टी को मेंटेन कर लेते हैं। 2 क्वेश्चन फिनिश्ड। थर्ड क्वेश्चन, तीसरे डिस्कशन पर आ जाइए। देखिए किस तरह से पूरा सराउंडिंग घूम रही है हमारी एनसीईआरटी नीट के हिसाब से। आप भी अपने आप को उसी के अकॉर्डिंग मूव कराते रहिए। माइंड चेंज। क्या? फिग हैज म्यूचुअल रिलेशनशिप विथ, फिग मतलब अंजीर होता है, फिग हैज म्यूचुअल रिलेशनशिप, बिना उसके जिंदा नहीं रहेगा, उसका लाइफ साइकिल चलने में दिक्कत हो जाएगी। दैट फिग हैज, क्या चीज कह रहा है भाई? तो फिग हैज म्यूचुअल रिलेशनशिप विथ, फिग का किसके साथ म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है? तो आंसर है उस एनिमल के साथ होता है जो उसका पॉलिनेशन करता है। अब प्रश्न है कौन कौन सा भाई? तो देखिए प्रश्न तो समझ में आ गया कि फिग हैज म्यूचुअल रिलेशनशिप विथ, फिग का किसके साथ म्यूचुअल रिलेशनशिप है? तो ऑप्शन दिया है बीज एंड बम्बल बीज। नाम सुना होगा ये, बीज एंड बम्बल बीज का म्यूचुअल रिलेशनशिप। आगे बढ़ते हैं, वैस्प, फिर थर्ड ऑप्शन मॉथ, फोर्थ ऑप्शन बीज ओनली। क्या होगा सही? फिग हैज म्यूचुअल रिलेशनशिप विथ, फिग का म्यूचुअल रिलेशनशिप किसके साथ होगा? जरा सोचिए अपने मन से आप लोग। मैं आपको बता दूं
एक चीज याद रखिएगा, बीज एंड बम्बल बीज, पहला वाला जो होता है ना, बीज एंड बम्बल बीज, दे शो रिलेशनशिप विथ ऑर्किड, ऑर्किड के पौधे के साथ, ऑर्किड के फ्लावर के साथ इनका रिलेशनशिप होता है। अब अगली बात सुनिए, वैस्प, हाँ यही तो है, वैस्प ही है। वैस्प में फीमेल वैस्प फिग के इन्फ्लोरेसेंस के ऊपर इसका पॉलिनेशन भी करती है, उससे नेक्टर को भी सक करती है और अपना एग का डिपोजिशन भी वहीं करती है, ओवी पोजीशन इसको कहा गया है। जरा लाइन को ध्यान से एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा, भूलिएगा नहीं। फिग इन्फ्लोरेसेंस के ऊपर वैस्प बैठते हैं, फीमेल वैस्प वहाँ पर ओवी पोजीशन करती है, बदले में नेक्टर लेती है, मतलब उसका पॉलिनेशन हो जाता है। तो फिग ट्री का जो एक रिलेशन बना हुआ है, म्यूचुअल रिलेशन, दोनों एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रहेंगे, वह कौन सा जीव है? आंसर है वह है वैस्प, वह वैस्प होता है। बीज एंड बम्बल बीज किसके लिए बोला था? ऑर्किड के लिए, ऑर्किड के पौधे में। और वैस्प किसके लिए हो गया? तो फिग के इन्फ्लोरेसेंस में पॉलिनेशन करता है, प्लस फिग से नेक्टर भी लेता है और फिग के इन्फ्लोरेसेंस के फ्लावर्स में ये ओवी पोजीशन करता है, अपने एग को डिपॉजिट करती है फीमेल। इसलिए ये फिग और वैस्प के बीच का रिलेशन एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है। 3 क्वेश्चन, कौन सा बायोम ग्रासलैंड को रिप्रेजेंट किया? बी वाला, बी वाला जो है ये ग्रासलैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर कह रहा है कि मैमल्स का इस धरती पर सक्सेसफुल लाइफ क्यों चल रहा है? आंसर है क्योंकि मैमल्स के अंदर थर्मो रेगुलेशन भी होता है और मैमल्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन भी होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हुआ? बोथ 1 एंड 2। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने आंसर बढ़िया दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, 4 को देखिए। अब ये तो भाई देखो ऐसा क्वेश्चन है कि आपको अगर याद होगा तब तो तुम लगा पाओगे, नहीं याद होगा तो लगा ही नहीं पाओगे, इसलिए छोड़ देना। याद हो सके तो याद कर लेना है। क्या याद करना है? द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वैल्यू फॉर द नॉर्वे रैट एंड फॉर द ह्यूमन पॉपुलेशन 1981 इन इंडिया रेस्पेक्टिवली। आर एक्चुअल में इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट होती है, इंट्रिंसिक, इसको बायोटिक पोटेंशियल भी हम लोग बोलते हैं, नेचुरल इंट्रिंसिक रेट होती है। कह रहा है कि आर की वैल्यू 1981 की सेंसस के अकॉर्डिंग नॉर्वे रैट, पहले नॉर्वे रैट पूछा है, फिर बाद में ह्यूमन पॉपुलेशन इंडिया की, पूरे दुनिया की नहीं करा, पूरे इंडिया की ह्यूमन पॉपुलेशन और नॉर्वे रैट दोनों की इंट्रिंसिक वैल्यू आर, दैट इज द नेचुरल इंट्रिंसिक ग्रोथ, क्या होगी? तो इसका ऑप्शन आपको देखते हुए ये सब काम करना है स्टूडेंट्स। कैसे आप करेंगे इसके ऑप्शंस को आप देखिए। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? तो दे रहा है कि नॉर्वे रैट का आर वैल्यू इंट्रिंसिक रेट 0.15 से लेकर के 0.205 होगी, या फिर 0.12 नॉर्वे रैट की होगी और ह्यूमन की कितनी होगी? 0.025 होगी, 205 होगी। ये याद करने वाली चीज है, याद होगा तभी लग पाएगा। थर्ड ऑप्शन क्या कर रहा है? 0.202 और 0.15, ये रैट का हो गया, नॉर्वे रैट का, ये ह्यूमन का। अरे भाई ये तो तीनों नहीं हो सकता, तो हो क्या सकता है? चौथा होगा, चौथा होगा 1981 की पॉपुलेशन, 1981 के अकॉर्डिंग, ये इस टाइम के अकॉर्डिंग नॉर्वे रैट की आर वैल्यू 0.015 थी और इंडिया के ह्यूमन पॉपुलेशन की आर वैल्यू 0.0205 थी। तो ये आर वैल्यू हो गई किसकी? पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग 1981 में, नॉर्वे रैट और इंडियन पॉपुलेशन का, ह्यूमन पॉपुलेशन का। ओके, ये तो लर्निंग टाइप का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने दे दिया, और शायद वैल्यू आपको याद रहे तो आप अगर क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर ये दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं हम लोग, 5th क्वेश्चन पर आइए। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है एक ग्राफ बनाया हुआ है, डायग्राम, रिकॉग्नाइज द फिगर,
ये जो फिगर है ना, इसको रिकॉग्नाइज करिए और आप ये बताइए कि ए का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है, सी का मतलब क्या है। ए बी एंड सी डायग्राम को फिर से ध्यान से देख लीजिएगा। एक ग्राफ प्लॉट है, ये एनसीईआरटी में ग्राफ प्लॉट है किताब में आपके। आपको ए बी सी तीनों के नाम बताने हैं। एक एक्सिस पर इंटरनल लेवल, एक एक्सिस पर एक्सटर्नल लेवल, दोनों के अकॉर्डिंग बॉडी का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मतलब बॉडी के बाहर का इन्वायरमेंट और बॉडी के अंदर के इन्वायरमेंट, दोनों के बीच का एडजस्टमेंट 3 ग्राफ को प्लॉट कर रहा है, ए बी या सी। ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। सुनो भाई, ए देखिए, ए इज कन्फर्मर्स। ए क्या होता है, कन्फर्मर्स होते हैं, कन्फर्मर्स, दे आर कन्फर्मर्स। ग्राफ में पढ़िएगा आपको समझ में आ जाएगा। बी क्या है, आंसर है बी आर रेगुलेटर्स। इनको हम क्या बोलते हैं, रेगुलेटर्स बोलते हैं। रेगुलेटर्स का मतलब ये होता है कि जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को, अपने शरीर के टेम्परेचर को सराउंडिंग के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। दे हैव एबिलिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। अच्छा, सी को देखिए, कुछ हद तक तो ये बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा है, बाद में नहीं कर पा रहा है। दैट मीन्स सी आर पार्शियल रेगुलेटर। सी क्या होगा, आंसर है सी एक पार्शियल रेगुलेटर होगा। ध्यान से देख लीजिएगा, इस ग्राफ को भी आप एनसीईआरटी से मैच कर सकते हैं। ए कन्फर्मर्स हैं, बी रेगुलेटर्स हैं और सी पार्शियल रेगुलेटर्स हैं। यही आपको ग्राफ के अकॉर्डिंग याद रखना है कि ए जो सीधा डायगोनली चला गया कन्फर्मर से, बिल्कुल स्ट्रेट गया रेगुलेटर से, और जा रहा है फिर रेगुलेट कर गया पार्शियल रेगुलेटर से। है ना एनसीईआरटी बेस्ट क्वेश्चन, और यही एनसीईआरटी पर आधारित क्वेश्चन ही तो मेडिकल में आ रहा है नीट में। तो आप देखिए ना, एक एक क्वेश्चंस को कितना बढ़िया सेलेक्टिव तरीके से बनाने वालों ने फ्रेम किया है आपके लिए, क्योंकि ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस है। ओके भाई, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद से क्वेश्चन नंबर 6 पर हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को आप देखिए क्या कह रहा है, गॉस लॉ इज रिलेटेड विथ। गॉस का नियम किससे संबंधित है, समझिए इस चीज को। क्या है भाई, गॉस लॉ इज रिलेटेड विथ। अरे भाई, जो पैरामीशियम की 2 ब्रीड को एक साथ रख दिया जाता है तो कुछ देर बाद में किलर बच जाते हैं, सेंसिटिव मारे जाते हैं। दैट मीन्स क्या कह रहा है, क्या वो प्रीडेशन का केस है, क्या किलर सेंसिटिव को खा जाता है, नहीं भाई खा नहीं पाता। पैरासिटिज्म का केस है, क्या किलर किसी सेंसिटिव को पैरासिटाइज करता है, नहीं पैरासाइट भी नहीं है, दोनों तो सेम स्पीसीज हैं, मतलब सेम जीनस है, स्पीसीज भले अलग अलग है। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, हाँ यही तो है, फूड के लिए, रिसोर्सेज के लिए, एयर के लिए, स्पेस के लिए किलर और सेंसिटिव पैरामीशियम। गॉस ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक टेस्ट ट्यूब में पैरामीशियम के 2 अलग अलग स्पीसीज को डाल दिया था और उसने कुछ देर बाद देखा तो किलर सरवाइव किया और सेंसिटिव जो स्पीसीज थी वो सरवाइव नहीं की। इसका मतलब किलर के वजह से सेंसिटिव गायब हो गया, मारा गया। दैट इज दोनों के बीच में कंपटीशन हुआ, किस चीज के लिए, आंसर है फूड के लिए, रिसोर्सेज के लिए। तो इसका मतलब कंपटीशन के दौरान एक मेंबर दूसरे मेंबर को अपने इन्वायरमेंट से बाहर खदेड़ देता है। दिस इज द केस ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। इंक्लूजन नहीं है, एक्सक्लूजन, बाहर निकाल दिया। तो गॉस का नियम किस पर आधारित है, आंसर है गॉस का नियम आधारित है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन पर। ओके स्टूडेंट्स, आपने 6 क्वेश्चंस को देख लिया। अब आइए 7वें क्वेश्चन पर चलिए, 7वें क्वेश्चन को देखिए। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, मैच द कॉलम, कॉलम को मैच कराइए। बाप रे, कैसे मैच कराएंगे भाई, पढ़ लीजिए क्वेश्चंस को। और ये तो एग्जाम्पल में सीधे सीधे किताब में लिखा है एनसीईआरटी की।
मतलब ये 100% आने की संभावना इस क्वेश्चन की है तो सब उसी जगह से लिया गया, ये भी वहीं का है, ये भी वहीं का है और ये भी वहीं का है। मैच करना है कि रेगुलेट, कन्फर्म, माइग्रेट, सस्पेंड। रेगुलेट के सामने दिया है साइबेरियन बर्ड, कन्फर्म के सामने दिया है 99% एनिमल्स, माइग्रेट के सामने दिया है जूओप्लैंक्टन और सस्पेंड के सामने दिया है मैमल। क्या ये कॉलम मैच सही है? एक जगह तो सही है, बाकी गलत है। तो भाई क्या है, क्या है? प्रश्न पूछेगा ना कि क्या सही मैच होगा, तो आंसर है इसका सही मैच होगा कि रेगुलेट के बारे में हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि कौन सा ऐसा जीव है जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकता है, मतलब सराउंडिंग में कम रहे या ज़्यादा रहे, बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाए रखेगा। तो आंसर है मैमस करेंगे तो रेगुलेट पर कौन सा मैच करेगा, ये मैमस मैच करेंगे। देखिए ध्यान से, रेगुलेट कौन करेगा, मैमस करेंगे। ओके भाई, कन्फर्म्स बिल्कुल सही है, ये कन्फर्म आंसर है। ये कन्फर्म 99% एनिमल्स होते हैं। एनिमल में 99% एनिमल्स किस ग्रुप में आते हैं, कन्फर्म में आते हैं। तो ये तो सही मैच है। मैंने बोला था ना कि एक सही मैच है, बाकी सब गलत है, लेकिन अब सही हम लोगों को करना है। तो रेगुलेट कौन करेगा बॉडी टेम्परेचर को, मैमल्स करेंगे। कन्फर्म कितनी तरह के जीव होते हैं, आंसर है 99% एनिमल कन्फर्म होते हैं। भाई सुनिए, माइग्रेट कौन करता है एक देश से दूसरे देश में, तो आंसर आप लोगों ने पढ़ा ना, साइबेरियन बर्ड माइग्रेट करती है। कौन माइग्रेट करता है, आंसर है इसका कि माइग्रेशन तो साइबेरियन बर्ड करेगी भाई। तो माइग्रेट में कौन चला जाएगा, साइबेरियन बर्ड। तो अपने आप आपको मिल जाएगा कि सस्पेंड जूओप्लैंक्टन ही होगा। सस्पेंड कौन होगा, सस्पेंड हो जाएगा जूओप्लैंक्टन। तो इस कॉलम मैच की कंडीशंस को अगर आप देखिए ध्यान से तो क्या समझ में आ रहा है कि रेगुलेट कौन कर सकता है, मैमल्स कर सकते हैं। कन्फर्म कितने तरह के एनिमल्स होते हैं, 99% एनिमल कन्फर्मर्स होते हैं। माइग्रेट कौन करता है, तो साइबेरियन बर्ड माइग्रेट करती है। और सस्पेंड कौन कर सकता है, मीन्स अनफेवरेबल कंडीशन में अपनी पूरी लाइफ स्टाइल को वह सस्पेंड कर देगा। तो कौन कर सकता है, जूओप्लैंक्टन्स कर सकते हैं। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिस इज द करेक्ट मैच। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए क्या कह रहा है भाई। कह रहा है कि इन इक्वेशन dn/dt, ये पॉपुलेशन का बर्लहुस्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ का इक्वेशन है। मैंने तो पूरा आंसर ही आपको बता दिया। पॉपुलेशन जब आप पढ़ेंगे ना तो बर्लहुस्ट पर्ल जो ग्रोथ आती है उसका एक केस है यहाँ पर। क्या भाई, द इक्वेशन dn/dt इज इक्वल टू Rn इंटू k माइनस n/k पॉपुलेशन की ग्रोथ का एक इक्वेशन होता है। भाई इसको याद रखना पड़ेगा आपको, समझ में आई बात ना। और ये तो आपको हर हाल में याद रखना पड़ेगा और आप लोग याद रखते भी हैं, अच्छी बात है। बर्लहुस्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या बोलते हैं, बर्लहुस्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ, ये सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व होती है। और इस सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व का इक्वेशन क्या होता है, तो dn/dt इज इक्वल टू Rn इंटू k माइनस n/k। इस इक्वेशन में k का मतलब क्या है पूछ रहा है, k स्टैंड फॉर। तो यदि आपने तैयारी किया होगा अच्छे से, दो तरह का ग्रोथ कर्व है ना, सिग्मॉइड और जे शेप्ड। तो सिग्मॉइड वाला जो कर्व है ना उसको बर्लहुस्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व कहा जाता है और उसी का इक्वेशन ये है सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व का। और इस सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व में के किस पर स्टैंड कर रहा है, क्या टेम्परेचर पर, बॉडी टेम्परेचर पर? नहीं भाई, ये नहीं कर रहा है। तो फिर इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट पर? बिल्कुल नहीं, इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट तो आर होती है जो हम लोगों ने नॉर्वे राइट और ह्यूमन पॉपुलेशन में पढ़ा था। तो इसका मतलब दोनों खत्म हो गया। अब बच्चा क्या, कैरिंग कैपेसिटी। यस, दिस इज द आंसर, कैरिंग कैपेसिटी इज द आंसर। ये के का मतलब होता है कैरिंग कैपेसिटी, द कैपेसिटी ऑफ ए इन्वायरमेंट टू होल्ड टू रिटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल इज नोन एज कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दैट इन्वायरमेंट। एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाई के। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से। दिस इज कैरिंग कैपेसिटी स्टूडेंट्स।
पॉपुलेशन डेंसिटी तो हो नहीं सकती। एक बार फटाफट इस सब चीज़ों को देख लीजिएगा कि पहले क्वेश्चन ने पूछा था कि कौन सा बायोम ग्रासलैंड को रिप्रेजेंट करेगा, और आपके सामने था कि बी वाला ग्राफ ग्रासलैंड बायोम को रिप्रेजेंट करेगा। फिर कह रहा है कि सक्सेस ऑफ मैमल्स आर लार्जली ड्यू टू, मैमल्स का सक्सेस जीवन किस लिए होता है, तो आंसर इसका था थर्मो रेगुलेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, दोनों की प्रॉपर्टी मैमल्स में पाई जाती है, इसलिए सक्सेसफुल जीवन व्यतीत करते हैं। फिर अगला कह रहा है कि फिग हैज़ म्यूचुअल रिलेशनशिप विथ, आंसर है फिग हैज़ म्यूचुअल रिलेशनशिप विथ वेस्प। फिर अगला क्या कह रहा है कि नॉर्वे रैट और ह्यूमन की पॉपुलेशन जो इंडिया में थी उसका इंट्रिंसिक रेट आर कितना है, तो 0.015 और 0.0205 रेस्पेक्टिवली है। ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए कन्फर्मर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें 99% एनिमल्स आते हैं। कौन आता है? 99% एनिमल्स। बी रेगुलेटर्स को रिप्रेजेंट करता है, सी पार्शियल रेगुलेटर को रिप्रेजेंट करता है। गॉस लॉ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? गॉस लॉ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगला कह रहा है कि रेगुलेट कौन करता है? मैमल्स करते हैं। कन्फर्मर्स कितने होते हैं? 99% एनिमल्स होते हैं। माइग्रेट कौन करती है? साइबेरियन बर्ड करती है। सस्पेंड कौन करता है? ज़ूओप्लैंक्टन करते हैं। और dn/dt इज इक्वल टू Rn(k-n/k) में k का मतलब क्या है? आंसर है k का मतलब है कैरिंग कैपेसिटी। स्टूडेंट, ये था मोस्ट प्रोबेबल एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर अपकमिंग नीट एग्जाम्स। आइए इसके बाद सेकेंड सीरीज में माइंड को चेंज करते हुए नए स्टेप पर बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हमें बताता है। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। बिल्कुल हमारे पास कोई भी पिछला चीज नहीं रहना चाहिए, और अब आपके लिए बिल्कुल नया क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा जो हमारे पास, हमारे ग्रुप के पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो मॉडल पेपर के क्वेश्चंस हैं, जिस क्वेश्चंस को आपको लगाना है और एग्जाम के दिन तक इसको याद रखना है, उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमारे साथ आप कर रहे हैं फ्रॉम शिवानुजा ट्यूटोरियल्स। आप सिर्फ इसको देख लीजिए, सर्च कर लीजिए, अपने आप आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो मेनी, कोई टॉपिक अगर आप चाहते हो कि ये टॉपिक अच्छे से, देन राइट मी, मुझे लिखिए, मैं आपको वो टॉपिक का वीडियो अपलोड कर दूंगा और आप उसको आसानी से कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, आइए अब नए क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। क्या चलते हैं भाई? मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2। अगला क्वेश्चन 1, मैच द कॉलम, MAT, मैच द कॉलम। अब देखिए इसको पूरा लिखने की हमको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि 1 और 2 कॉलम में होगा। मैं सीधे शब्द लिखता हूं और आप मैच करके बताइए। रैपिड फायर राउंड है क्वेश्चंस का। प्राइमरी प्रोड्यूसर फाइटोप्लैंक्टन। क्या कह रहा है भाई? प्राइमरी प्रोड्यूसर, सुनिएगा क्या कह रहा है मैच इसके साथ? फाइटोप्लैंक्टन। देखिएगा जहां पर भी आपको मेरे साथ साथ मैच करते हुए लगे कि वो मैच सही है तो छोड़ दीजिएगा, गलत है तो फिर आगे बढ़ जाइएगा। सेकेंडरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी प्रोड्यूसर तो हो गया, अब आइए सेकेंडरी प्रोड्यूसर की बात करते हैं। सेकेंडरी प्रोड्यूसर नहीं बोलता, मैं इसको क्या करता हूं, प्राइमरी ही रख देता हूं। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात। ये होता है नॉट प्राइमरी प्रोड्यूसर्स तो आप समझ रहे हैं ना, फाइटोप्लैंक्टन्स हो गए। इस क्वेश्चन में क्या होगा? प्राइमरी कंज्यूमर इसको मैं लिख रहा हूं। अब जरा थोड़ा सा मिस्टेक आपके दिमाग में करना चाहता हूं। इसका आंसर होगा ज़ूओप्लैंक्टन। सही मैच है तो कोई बात नहीं, गलत मैच है तो आप इसको आगे बढ़ाते हुए चेंज करते जाइएगा। सेकेंडरी कंज्यूमर वोल्फ, सेकेंडरी कंज्यूमर वोल्फ, WOLF। अब आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। टर्शियरी कंज्यूमर लायन, टर्शियरी कंज्यूमर। अब इसके बारे में जरा बताइए लायन, क्या ये मैच सही है या मैच आपको बदलना है? जल्दी से फटाफट आंसर भेजिए।
क्या मैच सही है कि प्राइमरी प्रोड्यूसर फाइटोप्लैंक्टन होता है, प्राइमरी कंज्यूमर जूओप्लैंक्टन्स होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर वोल्फ होता है, टर्सरी कंज्यूमर लायन? इसका मतलब कि फाइटोप्लैंक्टन्स को जूओप्लैंक्टन खा जाएगा, जूओप्लैंक्टन्स को वोल्फ खा जाएगा, वोल्फ को लायन खा जाएगा। क्या ये सही है? अरे भाई बिल्कुल सही है, सही बिल्कुल। कुछ बच्चों ने बहुत बढ़िया आपके जा, दिस इज राइट आंसर, RIGHT, बिल्कुल सही भाई, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड रैपिड फायर में है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि विच इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एनी इकोसिस्टम, विच इज द, एनसीईआरटी की लाइन है, इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एनी इकोसिस्टम, किसी भी इकोसिस्टम के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट कह रहा है। विच इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एनी इकोसिस्टम टू फंक्शंस एंड सस्टेन, टू फंक्शन एंड सस्टेन। कोई भी इकोसिस्टम फंक्शनल करे और सस्टेन स्थिर रहे, इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होगी? जल्दी से बिना देखे, बिना ऑप्शन को सुने आंसर बोलिए। नहीं ऑप्शन बोल दें, बोल देते हैं। देखो फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, बताओ कौन सा सही होगा। चलो फर्स्ट ऑप्शन प्राइमरी प्रोडक्शन। प्राइमरी प्रोडक्शन, क्या कोई भी इकोसिस्टम के लिए प्राइमरी प्रोडक्शन इकोसिस्टम के फंक्शन और सस्टेन के लिए जरूरी है? प्राइमरी प्रोडक्शन। सेकेंड इज हीट, सेकेंड देखो भाई, सेकेंड इज हीट, क्या हीट जरूरी है? थर्ड सेलेस्टियल सोर्स ऑफ एनर्जी, CELESTIAL, सेलेस्टियल सोर्स ऑफ एनर्जी, क्या ये सही है कि इन्वायरमेंट के फंक्शंस करने हैं इकोसिस्टम को? या फिर DFC या DFC, इन चारों में से कौन सा सही होगा? कोई भी इकोसिस्टम है, जैसे ये पांड इकोसिस्टम है, तो पांड इकोसिस्टम प्रॉपर काम करे और सस्टेन रहे, इसके लिए क्या जरूरी होगा? क्या प्राइमरी प्रोडक्शन जरूरी है? क्या हीट जरूरी है? क्या सेलेस्टियल सोर्स ऑफ एनर्जी? अरे हाँ बिल्कुल सही आप लोगों ने बोला। क्या भाई ये जरूरी है, कोई भी इकोसिस्टम सस्टेन करे और वो फंक्शन करता रहे, इसके लिए सन की एनर्जी का होना जरूरी होता है। दैट इज द आंसर, सेलेस्टियल सोर्स ऑफ एनर्जी, बिल्कुल सही। इसका आंसर मैक्सिमम लोगों ने दिया, वेरी गुड। आइए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट रैपिड फायर राउंड में, अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और आप तैयारी रखिए आंसर भेजने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? द प्रोसेस ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 3, the process of the breakdown of complex organic matter, सुनिएगा क्वेश्चन को। द प्रोसेस ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इंटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज, ऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक नहीं कह रहा है, कह रहा है इंटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज। क्या होगा ऑप्शन? बोलिए भाई जल्दी से, आंसर बोलें। चलो आंसर मैं आपके सामने रख देता हूं। आप चाह रहे हैं कि आंसर ऑप्शन दे दीजिए, तो लीजिए मैं ऑप्शन दे देता हूं, सबको कर लीजिए ऑप्शन से आप लोग। पहला ऑप्शन है फ्रैगमेंटेशन, क्या सही है? बोलो जल्दी से। फ्रैगमेंटेशन, इसके द्वारा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनऑर्गेनिक में चेंज होता है। बोलो जल्दी से भाई, आंसर आ जाना चाहिए। फ्रैगमेंटेशन। दूसरा लीचिंग, क्या लीचिंग सही है? तीसरा डीकम्पोजिशन, क्या ये सही है? ये ऑप्शन सही है, डीकम्पोजिशन एकदम एनसीईआरटी के लाइन है सब। या डिस्ट्रक्शन, चौथा डिस्ट्रक्ट कर दो, तोड़ दो, DESTRUCTION, क्या डिस्ट्रक्शन सही है?
फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, डिकम्पोजिशन, डिस्ट्रक्शन। कौन सा आंसर सही होगा? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक में चेंज करने की प्रक्रिया को डिकम्पोजिशन कहा जाता है। क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन। ये आंसर है। और आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते, खड़ाखड़ टाइप करते रहिए जिससे दिमाग चलता रहे, और वही टाइप एग्जाम के दिन काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए, चौथे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ चलते हैं। भाई सुनिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि रिमूवल ऑफ 80%। अब सुनिएगा, ए स्टेटमेंट है, थोड़ा सतर्क हो जाइए। रिमूवल ऑफ 80%, रिमूवल ऑफ 80% टाइगर्स रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। टाइगर्स को रिमूव कर दीजिए। रिजल्ट्स इन, कितना बढ़िया क्वेश्चन ने सेट किया है किसी ने। रिजल्ट्स इन, क्या रिजल्ट्स इन? रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। इंक्रीज्ड ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे मेडिकल के लिए। क्या हम धरती से 80% टाइगर्स को हटा दें तो धरती पर पेड़ पौधों की संख्या बढ़ जाएगी? टाइगर को हटा दे तो पेड़ पौधों की संख्या बढ़ जाएगी। स्टेटमेंट बी कह रहा है। क्या कह रहा है? रिमूवल ऑफ मोस्ट कार्निवोर्स, रिमूवल ऑफ मोस्ट कार्निवोर्स, ज़्यादातर से कार्निवोर्स, रिमूवल ऑफ मोस्ट कार्निवोर्स। देखिए टाइप्ड क्वेश्चन नहीं है, सब लिखा जा रहा है। रिजल्टेड इन इंक्रीज्ड पॉपुलेशन, रिजल्टेड इन इंक्रीज्ड पॉपुलेशन, इंक्रीज्ड पॉपुलेशन ऑफ डियर। ऑफ डियर, DEER। कोई भी टाइप्ड क्वेश्चन नहीं कि मैंने क्लिक किया और सीधा क्वेश्चन आपके टाइप आपके सामने आ गया। बहुत जगह ऐसे देखने को मिलता है स्टूडेंट, लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगर क्वेश्चन डायरेक्ट आपके सामने प्रिंटेड आ गया तो वो तो किताब ही है। तो आप क्यों उस चीज को पढ़ेंगे? आप किताब उठा के पढ़ लीजिए। अभी जिस स्टूडेंट को ये बात समझ में नहीं आ रही होगी, रिजल्ट के बाद उसे समझ में आने लगती है। हमने क्लिक किया, बटन दबाया, सारा क्वेश्चन सामने आ गया। अरे आ गया तो फिर तो पढ़ लिया, तो किताब में भी पढ़ लेंगे। जब क्वेश्चन को लिखा जाता है, एक एक वर्ड को बोला जाता है और स्टूडेंट इसको सुनता है, तो उसकी प्रैक्टिस टॉप लेवल पर जाती है। और वही मैं कराने की कोशिश कर रहा हूं कि इनमें से जितने क्वेश्चन प्रोबेबल है, अगर आ गए तो आपसे कोई गलती ना हो। रिमूवल ऑफ 80% टाइगर्स रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, ऐसे एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है ये। क्या धरती से टाइगर्स को हटा दिया जाए तो पेड़ पौधों की संख्या बढ़ जाएगी? फिर क्या कह रहा है? फिर कह रहा, अगला बात कह रहा है, सुनिएगा। अगला कह रहा है कि रिमूवल ऑफ मोस्ट कार्निवोर्स रिजल्टेड इन इंक्रीज्ड पॉपुलेशन ऑफ डियर। क्या कार्निवोर्स को हम हटा देंगे तो डियर की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी? अरे मेरे भाई, कार्निवोर्स की हटा दीजिए, किसी जंगल से शेर को हटा दीजिए, टाइगर को हटा दीजिए, तो उस जंगल में डियर बढ़ जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं होता। ये पूरी फूड चेन की एक प्रक्रिया है। ये फूड वेब से सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी को हटाने के बाद कोई दूसरा बढ़ जाएगा, ये सिर्फ पैरासिटिज्म और केस में आता है, ये प्रीडेशन की केस में नहीं आएगा। तो इसलिए स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही गलत हैं कि अधिकांश कार्निवोर्स को हटाने से डियर की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। डियर की पॉपुलेशन कैसे बढ़ जाएगी? डियर की पॉपुलेशन बढ़ने के लिए डियर की इंट्रिंसिक रेट होनी चाहिए ना, उसका बायोटिक पोटेंशियल होना चाहिए ना, उसकी फेक्युंडिटी होनी चाहिए ना, उसकी नेटेलिटी ज़्यादा होनी चाहिए ना। कि उसका लायन टाइगर से क्या लेना देना है? लायन टाइगर क्या करेगा? आएगा 4 दिन पर एक ठो डियर को मार के खा जाएगा। वैसे भी हर 4 दिन पर एक डियर मरते ही हैं। तो
कार्निवोर्स को हटा करके आप किसी डियर की पॉपुलेशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब गलत कर रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि स्टेटमेंट 1 भी गलत है, क्योंकि लायन की वजह से वेजिटेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वेजिटेरियन है ही नहीं। और स्टेटमेंट 2 भी गलत है। ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप बोलेंगे कि बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। ठीक है, गलत हैं तो देखा जाएगा। अगला क्वेश्चन जल्दी से रैपिड फायर राउंड में आ जाइए। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डीएफसी बिगिंस विथ डेड ऑर्गेनिक मैटर। अगला क्वेश्चन कह रहा है डीएफसी बिगिंस विथ डीएफसी का मतलब समझते हैं आप लोग क्या होता है? नहीं, डिट्राइटस फूड चेन बिगिंस विथ डेड ऑर्गेनिक मैटर। डेड ऑर्गेनिक मैटर ये कहां से शुरू होता है? डेड ऑर्गेनिक मैटर से शुरू होता है। इट इज मेड अप ऑफ डिकम्पोजर्स विच आर, इट इज मेड अप ऑफ, ये किससे बना होता है? तो इट इज मेड अप ऑफ डिकम्पोजर्स। एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते भी आप इस सब लाइन्स को भूल जाते हैं। डिकम्पोजर्स विच आर, कौन कौन से हैं जो कि इस डीएफसी डिट्राइटस फूड चेन, डीएफसी का मतलब डिट्राइटस फूड चेन को चलाने वाले जीव कौन कौन से हैं? हाँ, हम समझ गए। ऑप्शन के लिए बोल रहे हो तू लोग। चलो पहला ऑप्शन सुनो, दूसरा ऑप्शन सुनो, तीसरा ऑप्शन सुनो, चौथा ऑप्शन सुनो, चारों ऑप्शन को सुन लो। पहला ऑप्शन है फंजाई एंड बैक्टीरिया। पहला है फंजाई एंड बैक्टीरिया। बोलो सही है या गलत? किसी ने बोला सही है, बिल्कुल सही है। हम कहाँ कह रहे हैं गलत है? बिल्कुल सही है। दूसरा हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, सेकंड कह रहा है हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। अरे ये भी सही है, हाँ बिल्कुल सही है। ये भी डीएफसी के पार्ट होते हैं, डिट्राइटस फूड चेन के पार्ट होते हैं। तीसरा सेप्रोट्रॉप्स, ये तो पक्का होता है क्योंकि डेड वाला मैटर है सेप्रोट्रॉप्स। तो अब क्या करेंगे? चौथे में ऑल, कौन सा सही हो जाएगा? आंसर है डिट्राइटस फूड चेन। जो हम बात कर रहे हैं उस डिट्राइटस फूड चेन में कौन कौन से एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स आते हैं? तो फंजाई, बैक्टीरिया, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम और सेप्रोट्रॉप्स सब आते हैं। इसका मतलब आंसर इसका कौन सा सही होगा? ऑल ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट। दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी, अगला क्वेश्चन सुनिए। क्या कह रहा है भाई? कह रहा है कि देयर आर सम स्टेजेज ऑफ प्राइमरी सक्सेशन। देयर आर सम स्टेजेज ऑफ प्राइमरी सक्सेशन, SUCCESSION, सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन की कुछ स्टेजेज हैं। क्या क्या स्टेज कह रहा है? पहला कह रहा है मार्स मीडो स्टेज। सुनिएगा जरा ध्यान से। फर्स्ट कह रहा है मार्स मीडो स्टेज। दूसरा कह रहा है, सुनिए दूसरा कह रहा है रीड स्वैम्प स्टेज, REED SWAMP, स्वैम्प स्टेज। तीसरा कह रहा है, थर्ड स्टेज कह रहा है फॉरेस्ट। तीसरे में फॉरेस्ट आएगा, FOREST, फॉरेस्ट। इसको मैं ABCD कर देता हूं। चलो ठीक है, ABC। डी में क्या कह रहा है? डी को सुन लीजिए। डी में कह रहा है सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज, सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज हो गया भाई डी। और कुछ है क्या? है ना। डी के बाद से ई सुनिए। ई कह रहा है स्क्रब स्टेज, स्क्रब SCRUB, स्क्रब स्टेज। फिर सुनिए एफ के बारे में क्या कह रहा है? फाइटोप्लैंक्टन स्टेज, फाइटोप्लैंक्टन स्टेज। जी कह रहा है, सुनिए एक और बात, सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज, सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज।
ये एक प्राइमरी सक्सेशन दिया गया और मुझे लगता है कि आप सबको ये पता चल गया होगा कि ये हाइड्रोसीयर का केस है। हाइड्रोसीयर मतलब प्राइमरी सक्सेशन इन वाटर, पानी में प्राइमरी सक्सेशन चल रहा है और उस प्राइमरी सक्सेशन की अलग अलग स्टेज दी गई है और इसका करेक्ट सीक्वेंस आपको बताना है। रीड दिस क्वेश्चन। क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस इसका क्या होगा। पढ़ लीजिए और इसके करेक्ट सीक्वेंस को बताइए क्या होगा। FDGB, 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 AEC, AEC, ये है करेक्ट सीक्वेंस भाई इसका। सुन लीजिएगा, ये जो भी आप देख रहे हैं ना, इसका करेक्ट सीक्वेंस FDGB, AEC। आप इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करना है आपको। ये क्वेश्चंस एकदम NCERT के पैराग्राफ में दिया गया, उसके लाइन में लिखा गया है और वही दिया गया है। बस आपको इसका क्रम तो निर्धारित कर देना है, सीक्वेंस इसका मेंटेन कर देना है और सीक्वेंस आपके सामने रख दिया है। करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा स्टूडेंट्स? ये इसका करेक्ट सीक्वेंस होगा। स्टूडेंट्स, हमारी ये कोशिश, आपकी मेहनत आपके सपने डॉक्टर बनने को पूरा कर सकती है। इस तरह के प्रैक्टिस को हमेशा याद रखिए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जितनी बार हो सके उतनी बार आप इसको देखते रहिए, सुनते रहिए, जिससे कि आपके दिमाग में ये क्वेश्चंस बैठ जाए, बिकॉज दे आर द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस फॉर अपकमिंग नीट एग्जाम्स। डेली मिलेंगे आपसे 9 डेज तक एट 7 PM ऑन यूट्यूब पर सर्च शिवा नुजा ट्यूटोरियल्स। शिवा नुजा ट्यूटोरियल्स को सर्च कर लीजिए। 7 बजे मेरे साथ आप आ जाइए। लाइव चैट, लाइव डिस्कशन में हम आपको आंसर के साथ डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर SK सिंह, टीच यू बायोलॉजी एट योर टंग, ऑनलाइन क्लासेस फॉर डाउट एंड डिस्कशन सेशन। जय हिंद।